मैं आपकी जो राजस्थान बोर्ड की टेक्स्ट बुक है उसका इलिस्ट्रेशन नंबर 12 ले रहा हूं आपके सामने, ताकि हम डिवेंचर का जो इशू है उसको एक ही क्वेश्चन के द्वारा एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट हम समझ सकें। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में कहा गया है कि अशोका लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2019 को अनुज से 10 लाख रुपए की संपत्ति और 1,20,000 रुपए के दायित्वों के साथ चालू व्यापार खरीदा। यानी अनुज चालू व्यापारी है और उसकी 10 लाख रुपए की संपत्तियां और 1,20,000 रुपए के दायित्वों को परचेज किया है किसने? अशोका लिमिटेड ने। आगे बताया गया है क्रय प्रतिफल का भुगतान 1 मई 2019 को 100 रुपए वाले 6% ऋण पत्र निर्गमित करके किया गया। यानी कि जो परचेज कंसिडरेशन है उसका जो पेमेंट किया गया किसके द्वारा? अशोका लिमिटेड के द्वारा। उसमें उसने 100 रुपए वाले 6% डिवेंचर्स इशू करके और क्रय प्रतिफल का पेमेंट किया। आगे बोल रहा है अशोका लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए यदि ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर होता हो, 12% बट्टे पर होता हो या 10% प्रीमियम पर होता हो। ठीक है, ये 3 केसेज हमारे सामने हैं, इनके अकाउंटिंग एंट्रीज को हमको करना है। तो देखिए बेटा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डिवेंचर्स का इशू करने के जो ऑब्जेक्टिव्स है हमारे वो 3 होते हैं, फॉर कैश, फॉर अदर देन कैश और डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटीज। यहाँ ये जो क्वेश्चन हमारे सामने आया है ये फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है, क्योंकि यहाँ पर हम जो 6% 100 रुपए वाले डिवेंचर इशू करेंगे तो उसके बदले में हमें कैश नहीं मिलना है, बल्कि हमें अनुज लिमिटेड का कारोबार जो है उसकी संपत्तियां और दायित्व प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ वर्किंग नोट्स को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने टोटल जो असेट परचेज की थी वो टोटल असेट परचेज कितने की है? हमने 10 लाख रुपए की। और लायबिलिटी जो परचेज की हमने वो लायबिलिटी कितने की परचेज की है? 1,20,000 रुपीज की। इस क्वेश्चन में हमको कहीं पर भी नहीं बताया गया कि परचेज कंसिडरेशन यानी कि क्रय प्रतिफल कितना है। देखिए बेटा, ध्यान समझिए इस बात को। कई बार क्वेश्चन में वो आपको ये ऑलरेडी फिक्स भी कर सकता है कि परचेज कंसिडरेशन इतना है। इसके बाद एक एग्जांपल लेकर मैं आपको इस बात को और अच्छे समझाऊंगा। लेकिन जब वो क्वेश्चन में क्लियर नहीं करता कि परचेज कंसिडरेशन कितना है, तो ऐसी कंडीशन में हमको ध्यान रखना है कि असेट और लायबिलिटीज का जो डिफरेंस होता है, असेट और लायबिलिटीज का जो डिफरेंस होता है वही क्या मान लिया जाएगा? परचेज कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। अब यहाँ पर हमारी असेट कितने की है? 10 लाख रुपए की। यानी हमको अनुज की संपत्तियां प्राप्त हुई 10 लाख रुपए की और साथ ही हमको अनुज की दायित्व प्राप्त हुए 1,20,000 रुपए के। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करें तो डिफरेंस हमारे सामने निकल के आता है 8,80,000 रुपीज, 8,80,000 रुपए। ये क्या है? ये अनुज के व्यापार की नेट वर्थ है, उसका शुद्ध मूल्य है। तो इस शुद्ध मूल्य को, नेट वर्थ को हम क्या बोलेंगे? परचेज कंसिडरेशन बोलेंगे। परचेज कंसिडरेशन का मतलब है कि अशोका लिमिटेड के द्वारा अनुज लिमिटेड को इन संपत्ति और दायित्वों को खरीदने के बदले में 8,80,000 रुपए का पेमेंट करना है, जिसके लिए अशोका लिमिटेड ने क्या किया है? 3 कैटेगरीज में डिवेंचर्स को इशू किया है। और ये तीनों कैटेगरीज में कौन कौन सी एंट्री हमको बनानी है वो हमको यहाँ पर समझना है। तो देखिए बेटा, अशोका लिमिटेड की बुक्स में आपने जो पहली एंट्री बनानी है, तो पहली एंट्री तो हम बनाएंगे असेट और लायबिलिटीज को खरीदने की, यानी कि व्यापार को खरीदने की। जब हम व्यापार खरीदेंगे तो हमारे पास में क्या आएंगी? असेट्स आएगी। असेट जब आती है यानी असेट का बैलेंस बढ़ता है तो हम उसको क्या करते हैं? डीआर करते हैं। तो हमारी एंट्री बनेगी असेट्स अकाउंट डीआर। आप इसके आगे सन्ड्री वर्ड भी यूज कर सकते हो, यानी हम लिख सकते हैं सन्ड्री असेट्स अकाउंट डीआर। कितना अमाउंट है आपका? टोटल 10 लायबिलिटीज। लायबिलिटी भी आपने खरीदी है। जब आप लायबिलिटी खरीदोगे तो लायबिलिटी बढ़ती है और लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? सीआर करते हैं।
तो हमें लिखेंगे टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा इसमें आपका 1,20,000, 1,20,000 रुपए। और इन दोनों का जो डिफरेंस है 8,80,000 रुपए, ये अशोका लिमिटेड के द्वारा पे किया जाएगा किसको? अनुज लिमिटेड को। तो अनुज लिमिटेड एक तरीके से अशोका लिमिटेड के लिए क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। क्या बन गया? क्रेडिटर। और जब अकाउंटिंग एंट्री करते हैं तो क्रेडिटर को क्या करते हैं? हम सीआर करते हैं। तो हम यहां लिख देंगे टू क्रेडिटर, यानी कि अनुज अकाउंट, अनुज अकाउंट। और इसका जो अमाउंट है दोनों का डिफरेंस कितना है? 8,80,000, 8,80,000 रुपए। आगे बात समझ में, ये एंट्री तो आपको व्यापार को खरीदने की बनानी है, जो कि तीनों केसों में हमारी बननी है। अब इन केस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो समझते हैं, देखिए कि दूसरी एंट्री हमारी क्या बनेगी, क्योंकि हमको यहाँ पर अशोका लिमिटेड को पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है? 8,80,000 रुपए का पेमेंट करना है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, जब भी हम पेमेंट के बदले में डिवेंचर्स इशू करते हैं तो हमको अगर डिवेंचर्स कितने इशू किए गए इसकी संख्या नहीं दे रखी तो पहले हम उसकी संख्या कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने आपको शेयर वाले टॉपिक में भी बताया था। तो संख्या कैलकुलेट करने का हमारा वही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा जो वहां पर एप्लीकेबल हुआ था। हमको यहाँ पर निकालना है नंबर ऑफ इशूड डिवेंचर्स, यानी कि हम जो डिवेंचर इशू करेंगे हमको उनकी संख्या। तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है बेटा हमारा? तो फॉर्मूला बनता है परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। ये इसका हमारा फॉर्मूला बन जाता है, क्रय प्रतिफल बटे इशू प्राइस। अब हम तीनों केसेस में समझते हैं। पहले केस में हम बात करें तो पहले केस में हम सममूल्य पर इशू कर रहे हैं। सममूल्य पर इशू करने का मतलब फेस वैल्यू पर इशू कर रहे हैं। फेस वैल्यू कितनी है हमको क्वेश्चन बताई गई है? 100 रुपए की है। तो देखो परचेज कंसिडरेशन कितना हमारा? 8,80,000 रुपए। इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे? इशू प्राइस से। इशू प्राइस कितना है आपका? 100 रुपए। 100 रुपए से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे डिवेंचर्स की संख्या आ जाएगी कितनी? 8,800 डिवेंचर्स, राइट। ये हमको 8,800 डिवेंचर्स इशू करने हैं सममूल्य पर। तो इसकी एंट्री की बात करें तो हमारी इसकी सिंपल एंट्री बन जाएगी, यानी कि हम सेकंड एंट्री जो फर्स्ट कैटेगरी में बनाएंगे तो वो सेकंड एंट्री क्या बनेगी? तो वो बनेगी हम कितने डिवेंचर्स करेंगे? इसको अनुज को। अनुज कौन है? हमारा क्रेडिटर। जब इसका पेमेंट होगा तो हम उसको क्या कर देंगे? डीआर कर देंगे, यानी एंट्री बनेगी अनुज अकाउंट डीआर। और टू क्या किया आपने? डिवेंचर इशू किए। डिवेंचर का बैलेंस क्या होता है? सीआर। जब आप इशू करेंगे तो डिवेंचर यानी कि हमारा लोन बढ़ेगा, लोन को बढ़ाने के लिए और सीआर कर देते हैं, यानी कि 26% डिवेंचर्स अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा सर? तो बेटा 8,800 डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं। 8,800 डिवेंचर, एक डिवेंचर कितने का है? 100 रुपए का। तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 8,80,000, 8,80,000 रुपए। आगे बात समझ में, ये पहली कंडीशन में हमको दो एंट्री बनानी होती है। फर्स्ट एंट्री तीनों कंडीशनों में हमारी सेम रहेगी, ठीक है। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें जिसमें 12% डिस्काउंट पर डिवेंचर्स को इशू किया जा रहा है, तो देखिए बेटा सेकंड कंडीशन में जो है पहली एंट्री तो हमारी ये बननी है और दूसरी एंट्री हमारी जो बनेगी उसको हम समझते हैं। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि अगर डिस्काउंट पर डिवेंचर्स को इशू किया जाता है तो हमें टोटल कितने डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे। तो देखो बेटा 8,80,000 रुपए का आपका परचेज कंसिडरेशन है, उसको डिवाइड करेंगे किससे? इशू प्राइस से। इशू प्राइस कितना है आपका? 100 रुपए में से हम 12% डिस्काउंट लेस कर देंगे। 100 रुपए का 12% कितना होता है? 12 रुपए। 12 रुपए अगर मैंने इसके लेस कर दिए तो 8,80,000 रुपए को मुझे डिवाइड करना हो कितने से? 88 रुपीज से। कितने से? 88 रुपीज से। और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो 88 से कट जाएगा, ये 10,000 डिवेंचर्स आपको क्या करने पड़ेंगे? यहाँ पर इशू करने पड़ेंगे। कितने डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे? 10,000 डिवेंचर्स आपको यहाँ पर इशू करने पड़ेंगे। आगे बात समझ में, तो अब हम ये 10,000 डिवेंचर्स को इशू करने की एंट्री करेंगे। तो देखिए डिवेंचर इशू करेंगे किसको? अनुज को। अनुज कौन था? हमारा क्रेडिटर। जब डिवेंचर इशू करेंगे तो क्रेडिटर क्या हो जाएंगे? कम।
क्रेडिट और कम करने के लिए क्या करते हैं, उसको डीआर करते हैं। तो हमारी एंट्री बनेगी अनुज अकाउंट डीआर। कितना अमाउंट आएगा सर? तो बेटा अमाउंट तो वही आएगा जो हमको उसको पे करना है। कितना पे करना है? 8,80,000 रुपए। तो 8,80,000 रुपए से डीआर हो गया। लेकिन ये जो डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं वो कैसे किए जा रहे हैं? डिस्काउंट पर। और डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या होता है? लॉस। डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या होता है? लॉस। और लॉस का बैलेंस होता है डीआर। जब हम एंट्री करते हैं तो लॉस को क्या करते हैं? डीआर करते हैं। क्या करते हैं बेटा? डीआर करते हैं। तो ये हमारी एंट्री बनेगी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट VDR। कितना अमाउंट आ जाएगा सर इसमें? तो ध्यान दीजिएगा बेटा, हम टोटल डिवेंचर इशू कर रहे हैं कितने? 10,000। और एक डिवेंचर पर डिस्काउंट कितना है? 12%, यानी 100 रुपए का 12% 12 रुपए। तो 12 रुपए के भाव से 10,000 डिवेंचर्स पर हमारा डिस्काउंट कितना बन जाएगा? 1,20,000 रुपए। कैसे? 12 रुपए के हिसाब से 10,000 डिवेंचर्स पर। समझ में आ गई बात सबके? ये हो गया। और हम यहाँ लिख देंगे 2 डिवेंचर इशू किया। डिवेंचर हमारे लोन को क्रिएट करेगा। लोन का बैलेंस CR बढ़ाना है तो और CR, यानी कि 26% डिवेंचर्स अकाउंट। आगे बात समझ में? अमाउंट कितना आ जाएगा सर? तो देखो, चाहो तो आप इन दोनों अमाउंटों को जोड़ करके यहाँ पे लिख दो, या फिर हमने देखा कि 10,000 डिवेंचर इशू किए। जो लोन बनेगा, कैपिटल बनती है हमेशा किससे बनती है? फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू कितनी है आपकी? 100 रुपए। तो 100 रुपए के भाव से 10 लाख रुपए के आपको डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे। आगे बात समझ में? ये सेकंड कंडीशन हमारी एंट्री बन जाती है। अगर थर्ड कंडीशन में हम एंट्री की बात करें तो देखो बेटा, थर्ड कंडीशन में पहली एंट्री तो हमारी व्यापार खरीदने की यही बननी है। थर्ड कंडीशन में आप 10% प्रीमियम पर डिवेंचर इशू कर रहे हो। कैसे इशू कर रहे हो? प्रीमियम पर। तो उस केस में हमारी एंट्री थर्ड कंडीशन में जो सेकंड एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? तो देखो समझते हैं। पहले हम देखते हैं डिवेंचर कितने इशू करने पड़ेंगे हमको थर्ड कंडीशन में, राइट? तो देखो, परचेज कंसिडरेशन कितना है हमारा? वही 8,80,000 रुपए का। डिवाइड करेंगे किससे? इशू प्राइस से। इशू प्राइस कितना आएगा सर? तो 10% प्रीमियम पर है, यानी कि 100 रुपए की जो आपकी फेस वैल्यू 10 रुपए का प्रीमियम, मतलब 8,80,000 रुपए को आपको डिवाइड करना है 110 रुपए से, क्योंकि हमारा इशू प्राइस कितना है? 110 रुपए। 110 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 11,888, और ये हमारे 8,000 डिवेंचर्स आपको क्या करने पड़ेंगे? इशू करने पड़ेंगे। कितने डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे? 8,000। तो देखिए, हम 8,000 डिवेंचर इशू करने की एंट्री करते हैं। अनुज को हम पेमेंट करने के लिए क्या कर देंगे? उसको डीआर कर देंगे, यानी अनुज अकाउंट डीआर। कितना अमाउंट आएगा सर? तो बेटा अमाउंट तो पूरा आएगा जितना हमको उसको पे करना है, 8,80,000 रुपीज परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 26% डिवेंचर्स अकाउंट। 26% डिवेंचर अकाउंट। इसमें कितना अमाउंट आएगा सर? तो बेटा हम 8,000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं, और डिवेंचर में फेस वैल्यू लिखी जाएगी। फेस वैल्यू कितनी है हमारी? एक डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तो 8,000 डिवेंचर कितनी हो जाएगी हमारी? 8 लाख रुपए। कितनी हो जाएगी बेटा? 8 लाख रुपीज। आगे बात समझ में? और दूसरी बात, यहाँ पर हम जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम पर। प्रीमियम क्या होता है? कंपनी के लिए फायदा होता है। क्या होता है बेटा? फायदा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट को क्या करते हैं हम? CR करते हैं। क्या करते हैं हम? CR। यहां लिखेंगे हम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा सर? तो बेटा एक डिवेंचर पर कितना प्रीमियम है? 10 रुपए का। तो 8,000 डिवेंचर पर कितना प्रीमियम हो जाएगा? 80,000 रुपए का। कितना हो जाएगा? 80,000। 10 रुपए के भाव से 8,000 डिवेंचर्स पर। आगे बात समझ में? डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल के क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के और समझा कि कैसे जब कंपनी डिस्काउंट पर, प्रीमियम पर या एट पार डिवेंचर इशू करती है तो हमें सबसे पहले जो डिवेंचर जितनी संख्या में इशू किए गए हैं उनकी कैलकुलेशन कर लेनी है, ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में हमको परचेज कंसिडरेशन नहीं बताया गया था, तो हमने असेट और लायबिलिटी के डिफरेंस में क्या मान लिया था? परचेज कंसिडरेशन मान लिया था। अब हम एक एग्जांपल और लेकर समझते हैं जिसमें हमको उसके द्वारा परचेज कंसिडरेशन क्या कर दिया जाएगा? फिक्स कर दिया जाएगा। तो उस केस में हमारी क्या एंट्री बनती है? तो ध्यान दीजिएगा और समझिएगा।
देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल फिर से लेकर के और हम इस बात को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, कपिल लिमिटेड ने रोहन से 20 लाख रुपए की संपत्ति और 6 लाख रुपए के दायित्व के साथ चालू व्यापार क्रय किया। यानी संपत्ति कितने की है? 20 लाख रुपए की, और दायित्व कितने हैं? 6 लाख रुपए के। आगे बताया गया क्रय प्रतिफल 15 लाख रुपए निर्धारित किया गया। क्रय प्रतिफल कितना फिक्स कर लिया गया? 15 लाख रुपए, जिसके भुगतान हेतु कपिल लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 9% ऋण पत्र 20% प्रीमियम पर निर्गमित किए। आगे बोल रहा है कपिल की बुक्स में आपसे जन्म प्रविष्टियां कीजिए। तो देखो बेटा, हम एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम व्यापार खरीदने की एंट्री करेंगे। तो हमने एक तो असेट्स खरीदी है, तो हमारी एंट्री बनेगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डीआर। कितने की थी असेट हमारी? 20 लाख रुपए की। सन्ड्री असेट अकाउंट डीआर कितना हो गया? 20 लाख रुपए। 6 लाख रुपए के हमने दायित्व खरीदे थे, तो हम यहां लिख देंगे टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। कितने के हैं? 6 लाख रुपए की। और जो क्रय प्रतिफल है, जो कि कपिल के द्वारा किसको दिया जाना है? रोहन को दिया जाना है। वो ऑलरेडी इन्होंने फिक्स कर लिया। कितना फिक्स कर लिया? 15 लाख रुपए। यदि ये फिक्स नहीं करते तो हम असेट और लायबिलिटी दोनों का क्या ले लेते? डिफरेंस ले लेते। लेकिन अब इन्होंने ऑलरेडी फिक्स कर लिया, तो हम ये लिखेंगे टू रोहन अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा इसमें? 15 लाख रुपीज, 15 लाख रुपए। अब देखो बेटा, ध्यान दीजिएगा, डेबिट में हमारा अमाउंट कितना आ रहा है? 20 लाख रुपए। और क्रेडिट की अगर अमाउंट की हम बात करें तो क्रेडिट में अमाउंट 6 लाख और 15 लाख टोटल मिला के कितना हो जाता है? 21 लाख रुपए। जबकि डबल अकाउंटिंग सिस्टम में हमको जितना अमाउंट डेबिट में आना होता है उतना ही अमाउंट किधर लिखना है? क्रेडिट में लिखना है। दोनों का टोटल क्या होना चाहिए? हमारा इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर जो टोटल हमको दिखाई दे रहा है वो 21 लाख रुपए दिखाई दे रहा है, और इधर टोटल हमारा कितना दिखाई दे रहा है? हमको 20 लाख रुपए दिखाई दे रहा है। दोनों में डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को हमको कवर करना है। पहली बात तो ये कि वो डिफरेंस किस वजह से है, क्यों है, क्या चीज है, ठीक है, उसको हमको समझना है। तो देखो, अब पहले इसको एक सिंपल कंसेप्ट से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने असेट कितने की खरीदी? 20 लाख रुपए की। लायबिलिटी कितनी मिली हमको? 6 लाख रुपए की। टोटल मिला के अगर हम देखें तो इनका जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है हमारा? 14 लाख रुपए का। यानी कि नेट वर्थ, शुद्ध मूल्य हमको कितना प्राप्त हुआ? 14 लाख रुपए। लेकिन हमारा परचेज कंसिडरेशन कितना फिक्स किया गया है? 15 लाख रुपए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में हमको जो असेट मिली है वो कितने की मिली है? 14 लाख रुपए की मिली है। और पेमेंट कितना करना पड़ रहा है हमको? 15 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ रहा है हमको। यानी तुलनात्मक रूप से जितनी संपत्ति हमको प्राप्त हुई है उनसे ज्यादा हमको पेमेंट करना पड़ रहा है। कितना ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है? 1 लाख रुपए का हमको ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। तो ये जो ज्यादा पेमेंट है इसके लिए हम अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे? क्या कंसेप्ट हमारा यहाँ पर एप्लीकेबल होगा? तो देखिए बेटा, जब भी कभी ज्यादा पेमेंट किया जाता है तो दिमाग में ये बात आती है कि भाई ज्यादा पेमेंट हम क्यों कर रहे हैं? कोई ना कोई तो बात होती है। और जब हम ज्यादा पेमेंट करते हैं तो वो ज्यादा पेमेंट हमारे लिए एक तरीके से क्या है? लॉस है। और कैसा लॉस है? कैपिटल नेचर का लॉस है। कैसा लॉस है? कैपिटल नेचर का लॉस है। तो उस लॉस के लिए हम कौन सा अकाउंट क्रिएट करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा और ध्यान रखिएगा, उस लॉस के लिए हम अकाउंट क्रिएट करेंगे गुडविल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? गुडविल अकाउंट। क्यों करते हैं हम गुडविल अकाउंट? हम इसलिए करेंगे, हम ये मानेंगे कि हमको यहाँ संपत्तियां तो मिली कितने की? 14 लाख रुपए की, लेकिन पेमेंट करना पड़ रहा है कितना? 15 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का हमको पेमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है। और ज्यादा पेमेंट हम किस लिए कर रहे हैं? सामने वाले की गुडविल के लिए, सामने वाले के व्यापारी गुडविल को खरीदने के लिए, ठीक है। तो यहां पर जब ऐसा केस होता है, नेट वर्थ होती है हमारी कम और परचेज कंसिडरेशन फिक्स कर दिया जाता है ज्यादा, यानी कि हमको पेमेंट करना है ज्यादा, तो ज्यादा पेमेंट हम किसके लिए करते हैं? गुडविल के लिए। या हम यूं समझ सकते हैं कि जब डेबिट में टोटल आता है कम और क्रेडिट में टोटल आता है ज्यादा, तो एंट्री को इक्वल करने के लिए हम डेबिट में जो अकाउंट ओपन करते हैं उसका नाम क्या होता है बालक? गुडविल अकाउंट। क्या होता है? गुडविल अकाउंट को कर देंगे हम डीआर। कितने अमाउंट से? जो दोनों का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है हमारा? 1 लाख रुपीज। कितना है? 1 लाख रुपीज।
यहां पर हमने एक तरीके से रोहन लिमिटेड की जो गुडविल थी वो हमने खरीद ली। तो अभी हमारी क्या बन गई, असेट बन गई। हमारे लिए क्या हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया कैपिटल नेचर का। आगे बात समझ में, तो ये एंट्री हमको यहाँ पर बनानी है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक बात और क्रिएट हो रही होगी कि सर अभी जो कंडीशन रही हमारी उसमें मामला ये रहा कि डेबिट का टोटल तो था कम और क्रेडिट का टोटल था क्या, ज्यादा। तो हमने बैलेंस शीट फिगर में जो अमाउंट आ रहा था वो डेबिट में, यानी जितना टोटल कम था उधर क्या खोल दिया, गुडविल अकाउंट खोल दिया। क्या यदि कंडीशन हमारी बिल्कुल अपोजिट हो, यानी कि डेबिट का टोटल तो हो ज्यादा और क्रेडिट का टोटल हो कम, तो फिर क्या करेंगे? क्या फिर हम क्रेडिट साइड में जितना टोटल कम है उसमें गुडविल अकाउंट खोल देंगे? तो नहीं, ध्यान रखना, अगर डेबिट का टोटल कम आता है तो आपको गुडविल अकाउंट को डेबिट करना है। लेकिन जब आपके क्रेडिट का टोटल कम आता है, क्या कम आता है, क्रेडिट का टोटल कम आता है, तो आपको यहां पर क्या लिखना होगा, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या लिखना होगा बेटा, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। गुडविल अपने आप में एक तरीके से कैपिटल नेचर का लॉस होती है, लेकिन कैपिटल रिजर्व अपने आप में एक तरीके से कैपिटल नेचर का गेन होता है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट को हम सीआर करते हैं। तो मान लो कंडीशन उल्टी हो जाती, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं इसको, और मैं मान लेता हूं कि ये लायबिलिटी हमारी कितनी होती, 2 लाख रुपए की होती। अगर ये लायबिलिटी फिलहाल 6 लाख की है, मान लो केस ये होता कि 20 लाख रुपए की असेट है और 2 लाख रुपए की हमारी लायबिलिटी होती, तो नेट वर्थ कितनी हो गई हमारी, 18 लाख हो गई। कितनी हो गई, 18 लाख। और परचेज कंसिडरेशन कितना फिक्स किया गया है, 15 लाख। डिफरेंस कितना है, 3 लाख। अब यहाँ पर देखो हमको संपत्तियां तो कितने की मिल रही है, 18 लाख रुपए की मिल रही है, लेकिन पेमेंट करना पड़ रहा है केवल 15 लाख रुपए का। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। और उस फायदा कौन से नेचर का है, कैपिटल नेचर का। इसलिए हम अकाउंट ओपन करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, जब डेबिट का टोटल कम आता है तो गुडविल अकाउंट डीआर करना है, और जब क्रेडिट का टोटल कम आता है तो आपको टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट ओपन करना होगा। ठीक है, अब फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे डेबिट का टोटल कम पड़ रहा है, यानी कि जो हमको नेट वर्थ मिली थी उनसे ज्यादा परचेज कंसिडरेशन हमको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ हमको लॉस हुआ, जिसके लिए हम गुडविल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डीआर करेंगे। आगे बात समझ में, चलिए। तो ये तो हमारी पहली एंट्री बन गई कारोबार को खरीदने की। उसके बाद में अब अगली एंट्री की हम बात करते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो रोहन है, इस रोहन को डिवेंचर इशू करेंगे। कैसे इशू करेंगे, 100 रुपए वाले 9% डिवेंचर है, 20% प्रीमियम पर इशू करेंगे। कैसे इशू करेंगे, 20% प्रीमियम पर। तो पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ इशूड डिवेंचर्स। क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ इशूड डिवेंचर्स। और उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, परचेज कंसिडरेशन को डिवाइड कर दो किससे, इशू प्राइस से। किससे डिवाइड कर दो, इशू प्राइस से। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन कितना फिक्स किया आपका, परचेज कंसिडरेशन हमने फिक्स किया 15 लाख रुपए। इशू प्राइस कितना है, तो देखो बेटा 100 रुपए का आपका शेयर है और 20% प्रीमियम पर इसको इशू कर रहे हैं। 100 रुपए का शेयर है, 20% यानी 20 रुपए, यानी इशू प्राइस हमारा कितना हो गया, 120 रुपए। 15 लाख को आपको डिवाइड करना है कितने से, 120 से। तो 120 से डिवाइड करते हैं हम, ये 0 से 0 कट जाता है। 12 से डिवाइड करते हैं, 12 बन जाए 12, बचा कितना 3, हो गया 30, 12 2 जा 24, बचा कितना 6, हो गया 60, 12 5 जा 60, और पूरा हो गया हमारा। लास्ट में 2 जीरो लगा देंगे हम, यानी कि 12,500 डिवेंचर्स हमको यहाँ पर इशू करने पड़ेंगे। अब 12,500 डिवेंचर को इशू करने की हमको एंट्री बनानी है। तो देखो किसको इशू कर रहे हैं हम, रोहन को। रोहन कौन है, हमारा वेंडर है, हमारा क्रेडिटर है। जब हम इसको डिवेंचर इशू करेंगे तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा। यानी आपने एंट्री बनानी है रोहन अकाउंट डीआर। कितना अमाउंट, जितना उसको पे करना है, कितना पे करना है, जितना उसका परचेज कंसिडरेशन है, कितना है 15 लाख रुपीज, 15 लाख रुपए। ठीक है, इसको पेमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 9% डिवेंचर इशू करेंगे। तो हमारी कैपिटल बन जाएगी तो 9% डिवेंचर अकाउंट फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। तो 100 रुपए के भाव से
कितने डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो डिवेंचर्स की संख्या हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितने 12,500। तो 12,500 से उसको मल्टीपल कर देंगे तो हमारा ये अमाउंट आएगा, वो कितना आ जाएगा 12,50,000। 12,50,000 रुपए के हमको डिवेंचर इशू करने होंगे। ये जो डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं ये प्रीमियम पर इशू किए जा रहे हैं। प्रीमियम कंपनी के लिए क्या है, फायदा है। फायदे को क्या करते हैं हम, सीआर करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा सर, तो बेटा देखो एक डिवेंचर पर कितना प्रीमियम है 20 रुपए, तो 12,500 डिवेंचर पर कितना प्रीमियम हो जाएगा हमारा, तो ये 1,25 का डबल कर दूंगे 2,50,000 रुपए, कितना हो गया 2,50,000 रुपए टोटल। अगर देखें इसका तो टोटल हमारा इसके बराबर बैठता है, फिट बैठता है। ठीक है, समझ में आ गई आपके दोनों केसेस क्लियर। जब परचेज कंसिडरेशन फिक्स नहीं करता वो, तो हम असेट और लायबिलिटीज के डिफरेंस को परचेज कंसिडरेशन मान लेते हैं, और जब परचेज कंसिडरेशन फिक्स कर देता है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर एंट्री करते टाइम डेबिट में या क्रेडिट में टोटल बराबर नहीं आता है, तो अगर जिधर कम पड़ता है उधर हमको अकाउंट ओपन करना है। डेबिट में खोलते हैं हम कौन सा अकाउंट, गुडविल अकाउंट, और क्रेडिट में खोलते हैं हम कौन सा अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आगे बात समझ में, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे बेटा डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। जब संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है तो हमारी क्या एंट्रियां बनती है। तो संपार्श्विक प्रतिभूति का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया है, और वैसे ही देखो आपने बिजनेस स्टडीज में एक टॉपिक आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से, तो वहां पर जब हम लीगल प्रोविजंस पढ़ते हैं तो वहां भी हम एक वर्ड पढ़ते हैं कि जैसे जो वॉइड एग्रीमेंट होता है, वॉइड एग्रीमेंट, उस वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के जो कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो संपार्श्विक अनुबंध होते हैं, वो वॉइड नहीं होते। लेकिन जो इलीगल एग्रीमेंट होता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस इलीगल एग्रीमेंट के संपार्श्विक जो एग्रीमेंट होते हैं वो भी क्या माने जाते हैं, वॉइड माने जाते हैं। संपार्श्विक का मतलब क्या होता है, संपार्श्विक का मतलब होता है कि एक काम को पूरा करने के लिए जो साथ में दूसरा काम किया जाता है वो संपार्श्विक कहलाता है। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं तो वो लोन को लेकर के बात कर रहे हैं। जिसे मान लीजिए बिजनेस को लोन की जरूरत पड़ती है तो बिजनेस जाता है किसके पास में, बैंक के पास। किसके पास जाता है बिजनेस, बैंक के पास, और बैंक के पास जाकर बैंक से क्या लेता है, लोन लेता है। क्या लेता है बेटा, लोन लेता है। अब जब बैंक से लोन लिया जाता है तो बैंक कहता है कि भाई साहब कुछ तो हमारे पास में क्या रखो, गिरवी रखो। तो कंपनी क्या करती है, कभी कभी अपने डिवेंचर्स इशू कर देती है। तो यहाँ पर कंपनी ने जो लोन वाला जो मामला था उसको कंप्लीट करने के लिए अपने डिवेंचर्स इशू किए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में, इस वादे के साथ में कि यदि कंपनी बैंक को उस लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाती है तो बैंक जो है उन डिवेंचर्स को एक्टिवेट मानते हुए उनके ऊपर इंटरेस्ट की डिमांड कर सकता है, या उन डिवेंचर्स को मार्केट में बेच करके अपने लोन को वसूल कर सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में कंपनी की बुक्स में क्या क्या एंट्री की जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं कंपनी की बुक्स में, बैंक की बुक्स में नहीं, कंपनी की बुक्स में। तो सबसे पहले तो हमको एक एंट्री तो करनी होगी बैंक से लोन लेने की। किसकी एंट्री करनी होगी बेटा, बैंक से लोन लेने की। जब बैंक से लोन लिया जाता है तो हमको उसकी एंट्री बनानी है बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन अकाउंट, या लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट। जितने भी अमाउंट का हमने लोन लिया है उससे हमारी एंट्री बन जाती है। ठीक है, अब इस लोन के बदले में हमने कंपनी को कोलेटरल यानी कि गिरवी संपार्श्विक रूप में हमने हमारे डिवेंचर्स इशू किए। अब देखो बेटा वास्तव में हमने डिवेंचर इशू नहीं किए हैं, हमने केवल इस बेस पर डिवेंचर इशू किए हैं कि अगर लोन का पेमेंट नहीं होगा तो वो डिवेंचर एक्टिवेट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि वो डिवेंचर वैलिड माने जाएंगे जब तक लोन का टाइम पीरियड खत्म नहीं होता, जब तक लोन के रीपेमेंट नहीं करने की स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक हमारे वो डिवेंचर्स एक्टिवेट नहीं माने जाते, वो डिवेंचर्स वैलिड नहीं माने जाते। इसीलिए
यहाँ पर अब जो कंपनी डिवेंचर इशू करेगी तो उसके लिए क्या एंट्री बननी है, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। दूसरी बात, यहाँ पर कंपनी जो डिवेंचर इशू कर रही है तो ध्यान दीजिए, कंपनी ने लोन लिया तो बैंक अकाउंट आपने डीआर कर दिया और बदले में आपने बैंक लोन अकाउंट के नाम से लायबिलिटी क्रिएट कर ली। लेकिन अब हम जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो डिवेंचर इशू करने के बदले में ना तो आपको कोई संपत्ति मिल रही है और ना आपको कैश मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो पैसा आपको बैंक अकाउंट में मिला है ये पैसा डिवेंचर इशू करने की वजह से नहीं मिला है, ये पैसा आपको बैंक लोन लेने की वजह से मिला है। ठीक है, किसकी वजह से मिला है? ये पैसा आपको बैंक लोन लेने की वजह से मिला है, डिवेंचर इशू करने की वजह से पैसा नहीं मिल रहा। यहाँ डिवेंचर इशू करने से हमको ना तो कोई प्रॉपर्टी मिल रही है और ना ही हमको कोई कैश मिल रहा है। डिवेंचर हमने केवल इशू कर दिए इस आधार पर कि अगर टाइम पर पेमेंट नहीं होता है तो कंपनी उनको यूटिलाइज कर सकेगी। तो यहाँ पर हम कौन सा अकाउंट एक्टिवेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसलिए क्योंकि अभी डिवेंचर हमारे जो है उन डिवेंचर्स का एक्टिवेट होना और न होना ये दोनों कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अगर कंपनी टाइम पर रीपेमेंट कर देती है लोन का तो डिवेंचर एक्टिवेट नहीं होंगे, और अगर कंपनी टाइम पर लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाती है तो फिर बैंक को उन डिवेंचर्स को एक्टिवेट करने का पूरा अधिकार होगा। तो डिवेंचर एक्टिवेट होंगे या नहीं होंगे ये सारा मामला सस्पेंस में है। किसमें है? सस्पेंस में। इसलिए हम यहाँ पर एक अकाउंट खोलेंगे और उसका नाम होगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम होगा उसका? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो हमारी एंट्री बनेगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट दिया, और टू जितने भी परसेंट आपके डिवेंचर्स आपने कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू किए हैं उन डिवेंचर्स को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे टू डिवेंचर अकाउंट। तो यानी कि आपकी कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में डिवेंचर इशू करने की एंट्री ये बनती है। बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर वाले क्वेश्चन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डिवेंचर इशू करने की एंट्री क्या होती है। सॉरी, डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों के निर्गमन करने की एंट्री क्या होती है। तो ध्यान रखना बेटा, इस बात को लेकर के 2 मुद्दे हमारे सामने आते हैं। कितने मुद्दे आते हैं? 2। पहली बात तो ये कि डिवेंचर एक्टिवेट फॉर्म में इशू नहीं किए जाते। ये डिवेंचर एक कंडीशन पर बेस्ड होते हैं कि अगर कंपनी ने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो डिवेंचर एक्टिवेट होंगे। अभी फिलहाल कंडीशन में एक्टिवेट नहीं है, इसलिए कंपनी अगर चाहे तो इसकी कोई भी एंट्री करने से बच सकती है। यानी कंपनी चाहे तो केवल बैंक लोन की एंट्री करके फ्री हो सकती है, चाहे तो ये वाली एंट्री वो ना करे क्योंकि एक्टिवेट ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर कंपनी चाहती है कि नहीं मुझे तो एंट्री करनी है इसकी भी, तो फिर एंट्री क्या बनती है? तो फिर एंट्री हमारी ये बनती है। तो बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि डिवेंचर समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित करने की क्या कोई प्रविष्टि बनेगी, तो हम आंसर इस तरीके से देंगे, हम कहेंगे कि नहीं, समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्र निर्गमन करने की एंट्री नहीं बनती, किंतु यदि हम एंट्री बनाना चाहें तो हमको ये एंट्री बनानी होगी। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों को निर्गमित करने की एंट्री क्या बनती है, तो फिर आपको बेटा ये जवाब देना है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट या टू डिवेंचर अकाउंट। कई बार वो एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का जब निर्गमन किया जाता है तो उसकी निर्गमन की प्रविष्टि में कौन से अकाउंट को डीआर किया जाता है या कौन से अकाउंट को सीआर किया जाता है। तो ध्यान रखना बहुत अच्छे से, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट तो डीआर किया जाता है और डिवेंचर अकाउंट क्या किया जाता है? सीआर किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके लिए हम एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। राम लिमिटेड टेकन ए लोन फ्रॉम बैंक ऑफ ₹1 lakh and for this issued 15,000 9% 15,000 debentures of
10 each as collateral securities. Past necessary journal entries in the books of RAM Limited. ये एक एग्जांपल हमने यहां पर लिया है। उसमें बताया गया कि राम लिमिटेड ने बैंक से लोन लिया कितने का, 1 लाख रुपए का, और इसके लिए 9% 15,000 डिवेंचर है 10 रुपए वाले, वो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में यानी संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में इशू किए। आपको राम लिमिटेड की बुक्स में आवश्यक एंट्री करनी है। तो देखो बेटा, पहली एंट्री हमारी बनेगी राम की बुक्स में, पहली एंट्री तो बनेगी बैंक से लोन लेने की। तो बैंक से लोन लेने की एंट्री हमारी बन जाएगी बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन अकाउंट, टू बैंक लोन अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा सर? तो अमाउंट आ जाएगा बेटा आपका कितना, 1 लाख रुपीज। आगे बात समझ में। अब हम यहाँ पर जो 15,000 9% 10 रुपए वाले डिवेंचर हमने कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू किए हैं, उसकी एंट्री बनाएंगे। तो हमारी उसकी एंट्री बनेगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट DR और टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा सर? तो देखो बेटा, 15,000 डिवेंचर है, एक कितने का है, 10 रुपए का, तो 15,000 कितने को हो गए बालक, 1,50,000 के 15,000 इंटू 10 के भाव से। आगे बात समझ में। यहां पर एक बात का ध्यान रखना, कई बार हम कंफ्यूज हो जाएं, मैं पहले क्लियर करता हूं। आप सोचो कि बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का, डिवेंचर इशू कर रहे हैं हम 1.5 लाख रुपए के, 50,000 रुपए के डिवेंचर हम ज्यादा इशू कर रहे हैं, तो ज्यादा क्या डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं? नहीं, मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया है कि पहली बात तो ये डिवेंचर जब इशू किए गए एक्टिवेट फॉर्म में इशू नहीं है। ये तब एक्टिवेट होंगे जब हम लोन का रीपेमेंट टाइम पर नहीं करेंगे, वरना ये कंपनी के पास वैसे पड़े रहने हैं फिलहाल, ओरिजिनल फॉर्म में इशू नहीं हुए हैं, इसको प्रीमियम नहीं मानना है। और दूसरी बात, नॉर्मली होता भी क्या है, बैंक जब हमको लोन देती है तो उस कंडीशन में हम जो भी कोई प्रॉपर्टी उसके पास गिरवी रखते हैं, उस प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू होती है उस वैल्यू से कम का ही लोन देती है। नॉर्मली कंपनी बराबर या ज्यादा का लोन नहीं देती। इसलिए हमको इस बात के लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमको सिंपल याद रखना है, जितने का लोन लिया उससे एंट्री कर लो, और जितने डिवेंचर इशू किए गए उससे सीधी सिंपल एंट्री कर दो। कोई प्रीमियम, कोई डिस्काउंट, कोई गुडविल, कोई कैपिटल रिजर्व के बारे में हमको फोकस नहीं करना है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हम कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में डिवेंचर्स को क्या करते हैं बेटा, इशू करते हैं। एक बात का और ध्यान रखना, ये जो डिवेंचर हमने कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू किए, तो इसको लेकर के बैलेंस शीट के रिगार्डिंग वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बैलेंस शीट में डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को किधर दिखाया जाता है। तो ध्यान रखना बेटा, डिवेंचर हमारे लिए लोन है, लोन आते हैं किधर, लायबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी जो साइड होगी हमारी, उसमें हम डिवेंचर्स को शो करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के रूप में, सिक्योर्ड लोन डिवेंचर। और ये डिवेंचर सस्पेंस से क्या हो रहा है, ये DR हो रहा है। क्या हो रहा है, ये DR। अब DR होने वाली चीज तो असेट साइड में आनी चाहिए। चाहे तो हम इसको असेट साइड में दिखा दें, लेकिन जो अकाउंटिंग फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको असेट साइड में दिखाने की बजाय लायबिलिटी साइड में इन डिवेंचर्स में से क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, क्योंकि ये डिवेंचर भी एक्टिवेट नहीं है फिलहाल की कंडीशन में। ये सस्पेंस अकाउंट का नाम भी सस्पेंस है, इसलिए इस डेबिट को इसमें से घटा देते हैं। केवल बैलेंस शीट में प्रेजेंट हो जाता है, बाकी बैलेंस शीट के टोटल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आगे बात समझ में आपके। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि कैसे एक कंपनी जो होती है वो अपने जब डिवेंचर्स को इशू करती है कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में और अदर देन कैश के रूप में, तो क्या क्या हमारे अकाउंटिंग एंट्रीज हमको बनानी होती है। ठीक है, उम्मीद है आज की सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। यदि किसी भी तरह का कोई डाउट आपके माइंड में है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएं, और सभी बातों को आराम से ध्यान से पढ़ते हुए चलें। ठीक है, थैंक यू।